अब अगर हम देखें तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें हम टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच और कंसंट्रेशन का इफेक्ट ले रहे हैं, अगर हम इन चारों कंडीशन में से कोई कंडीशन को बदल दें तो यू विल गेट टू नो कि इस रिएक्शन का या तो फेट या रेट बदल जाता है। ऐसा करने से इस रिएक्शन का क्या बदल जाता है, रेट या फेट। इन चारों में अगर कोई चेंज कर देते हैं हम, तो रेट और फेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। फेट ऑफ द रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो चेंज हो सकता है, रेट मतलब किस रेट से रिएक्शन हो रही है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इन चारों को बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को करने के लिए। आपको अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कोई रिडॉक्स रिएक्शन दे दी कोई भी, जैसे अपन ने पढ़ी थी अपने जो चैप्टर अपना रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर चल रहा है ना, वो वाला फिजिकल में, तो उसमें अपन ने कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी। जैसे कि आपको याद होगा KMnO4 की रिएक्शंस पढ़ी, K2CR2O7 की रिएक्शन पढ़ी। लेट्स से मैंने KMnO4 की रिएक्शन कराई। इस KMnO4 की रिएक्शन अगर मैं लेट्स से Fe+2 के साथ करवाता हूँ, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके Fe+3 बना देता है। खुद रिड्यूस होके क्या बनाएगा, Mn+2 भी बना सकता है, MnO2 भी बना सकता है, MnO4 2- भी बना सकता है। क्या ये बात इस बात पे डिपेंड करेगी कि pH ऑफ द मीडियम कैसा था। अगर pH ऑफ द जो मीडियम है वो pH कैसा होगा, pH ऑफ द मीडियम अगर बेसिक होगा तो हाईली बेसिक होगा तो ये बनेगा, लेस बेसिक या न्यूट्रल होगा तो MnO2 बनेगा, और एसिडिक होगा तो Mn+2 बनेगा। तो ये चीज हम लोगों ने ये सीखी कि pH जो है दैट मे चेंज द फेट ऑफ द रिएक्शन, बट रेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने और एग्जांपल देखा, कोई एग्जांपल अपन यहाँ पर डील कर लेते हैं। मेरे पास है ये KMnO4 और मैंने इसकी रिएक्शन किसी एल्कीन के साथ करवाई, एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाई और मैंने बेसिक मीडियम में इस रिएक्शन को कराया। अब अगर मैं इसको हॉट या कोल्ड कंडीशन में लूंगा, यू विल गेट टू नो कि यहाँ पर प्रोडक्ट बदल जाते हैं। या तो ये प्रोडक्ट सिंपली अल्कोहल बन जाता है, ये सिंपली क्या बन जाता है, अल्कोहल। लेकिन हॉट कंडीशन में लेंगे तो ये एल्डिहाइड भी बन सकता है, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है, और इवन और ज्यादा करोगे तो CO2 और वाटर भी बन जाएगा। तो दैट कैन चेंज द फेट भी चेंज हो गया, रेट भी चेंज होती है, फेट भी चेंज होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने यहां पर इन चारों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन को जस्टिफाई, मतलब कौन सी कंडीशन को चेंज किया। हो सकता है नहीं भी फर्क हो, और हो सकता है कि वो फर्क हो भी जाए। ठीक है, यहां जो मैंने बात बोली सभी बच्चों को क्लियर हो गई या नहीं हो गई, बोलिए। कोई ऐसी चीज जो आपके पकड़ में नहीं आ रही हो। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात समझ। मैंने सोडियम पीस को पानी में डाला, उसने NaOH+H2 गैस बना ली, ये एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन थी। इसमें तुमने क्या करा, तुमने उसको पानी में डाला, या उन दोनों के बीच, पानी के और उसके बीच में एनी हाउ कॉन्टैक्ट हो गया। अब इसमें तुम्हारा मुझसे सवाल है कि सर कि क्या कंडीशन से क्या हुआ, तो क्या रूम टेम्परेचर इज वन ऑफ द कंडीशन। लेकिन वही अगर तुम उसकी जगह जिंक ले लेते और जिंक को तुम अगर डाल देते कहां पर, पानी के अंदर, तो जिंक पानी के साथ रिएक्शन करता ही नहीं। यू हैव कि आपको कहीं ना कहीं वार्म वाटर चाहिए, तब जाके जिंक उससे रिएक्शन करता, अदरवाइज जिंक उससे रिएक्शन नहीं करता। हाँ, मतलब आप अगर किसी भी रिएक्शन में रेट या फेट की जो वर्ड की बात कर रहे हो, वो किस चीज को आप कह रहे हो, मतलब आप कंडीशन जो है एनवायरमेंटल कंडीशन, रूम टेम्परेचर इज वन ऑफ द कंडीशन, मैं यूं कह रहा हूं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो चार एस्पेक्ट आते हैं उसमें से पहला एस्पेक्ट जो हमारे पास आता है वो आता है प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब अपन इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं तो आप लोगों ने जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है, तो आप लोगों को ये पता है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर तभी मेनली
पार्टिसिपेट करता है या मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है व्हेन द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट और बोथ आर गैसियस। जनरली जो हम रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं वो एक्वस मीडियम में करवाते हैं, और एक्वस मीडियम में प्रेशर चेंज का इम्पैक्ट कम आता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर जनरली, ये दिख रहा है आप लोगों को, जनरली थोड़ा सा और मैंने ब्राइट कर दिया, जनरली द redox reactions which involves gaseous reactant or products, generally the redox reaction which involves gaseous reactant or products have change in rate or fate by change of external pressure, but generally generally the redox reactions are taking place in aqueous medium, so we can neglect the effect of pressure. हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर को। क्या ये पॉइंट नंबर 1 सभी बच्चों को क्लियर हो गया या नहीं हो गया? आप आगे जाके इस तरह की रिएक्शंस के अंदर, जैसे आप अमोनिया की प्रिपरेशन पढ़ते हो, तो अमोनिया की प्रिपरेशन के अंदर एग्जाम्पल हमारे पास आता है N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ अमोनिया। इस तरह की रिएक्शंस आप देखते हैं। अब यहाँ पर आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ रखा है, इधर जो गैसियस मोल्स हैं, गैसियस मोल जो हैं वो हैं 4, और इधर जो गैसियस मोल्स हैं वो गैसियस मोल्स हैं 2। तो डेल्टा एन जी की जो वैल्यू है, जो चेंज इन मोल्स हैं वो है 2। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो क्या फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी या नहीं जाएगी? तो यहां पर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, यानी कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि ऐसी कंडीशन में आप अगर ये जो रिएक्शन है, अगर आप इसका डेल्टा एच देखते हो तो डेल्टा एच इसका नेगेटिव होता है, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर आपने टेम्परेचर जो है वो बढ़ा नहीं सकते, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, लेकिन अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज नहीं करोगे तो ये N2 का बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो रिएक्शन कभी आगे जाएगी नहीं। तो ऐसी कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए हमें कोई ना कोई इसके अंदर कैटलिस्ट डालना पड़ता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये कहने को रिडॉक्स रिएक्शन का है, लेकिन इसमें हम 2 आंसर्स या 2 रेट ऑफ रिएक्शन चेंज ऑफ प्रेशर से नहीं देख रहे हैं कि लेस प्रेशर पे ये आंसर आ रहा है और हाई प्रेशर पे ये आंसर आ रहा है। हम ये नहीं देख रहे हैं, हम यहां पर एक ही आंसर देख रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि रिएक्शन जब होगी तो हमको ये रिक्वायरमेंट होगी, इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर देना पड़ेगा। हम जो हेडिंग पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि इज देयर एनी रिएक्शन जो कि हम लोग करें और प्रेशर चेंज करने पर रेट बदल जाए या फेड बदल जाए। आप यहां कह रहे हो कि सर प्रेशर बढ़ाने से सर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, तो रिएक्शन जो फॉरवर्ड जा रही है वो अकेला प्रेशर नहीं, उस पर टेम्परेचर और कैटलिस्ट का भी रोल है। एक पर्टिकुलर प्रेशर पे आप जो रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जा रहे हो वो सिर्फ रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, अपन ऐसा कह सकते हैं इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है।
और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिर से मेंटेन हो जाएगा। लेकिन किसी भी हालत के अंदर आप यहां पर दूसरा कोई नया प्रोडक्ट नहीं देख सकते। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं। वो एक्चुअली एक कह सकते हैं एक सामंजस्य है, एक मतलब इक्विलिब्रियम वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि बनाया जाता है टेम्परेचर प्रेशर के लिए, सो दैट कि जो कैटलिस्ट वाला जो काम है, जो हम अभी बोल रहे थे, जो कैटलिस्ट वाला काम है, वो हम आपको करके बता सके। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई या नहीं हो गई? यहां पे यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है। सेकंड हमारे पास में आता है, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक ऐसा एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं जिसके अंदर देर आर सेवरल थिंग्स जो कि डिस्कस की जा सकती है, और हमारे भी एक काम की पार्ट है, और वो क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब हाई टेम्परेचर दिया जाता है, उस हाई टेम्परेचर पर जनरली ऐसा देखा जाता है, जब हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो हाई टेम्परेचर पे रेट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की मतलब कोलाइड करने की कंडीशंस या टेंडेंसीज और बढ़ जाती हैं, इसलिए रिएक्शन की रेट बढ़ जाती हैं। तो जनरली ऐसा देखा गया है, और जितनी भी एग्जांपल्स हमारे सामने, उन एग्जांपल्स ये बात को प्रूव भी करते हैं। जनरली increase in temperature increases the rate of reaction को increase कर देता है। अब यहां पर जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1 आता है, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। हमने वाटर के साथ मेटल्स की रिएक्शन करवाई है, तो देखना है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर क्या होती है। यहां पर अगर हम देखें तो कुछ थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल अगर अपन लें, तो मेरे पास एग्जाम्पल आता है कि सोडियम सॉलिड है, अगर मैंने उसको पानी के साथ रिएक्शन कराई तो हम कोल्ड कंडीशन में भी NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह पर मैंने मैग्नीशियम सॉलिड ले लिया तो कोल्ड में ये वाला काम नहीं हो पाएगा, रूम टेम्परेचर पे हमें देखने को मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर वही मैंने जिंक ले लिया, जिंक सॉलिड की रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराई है तो हमें वार्म कंडीशन देनी पड़ेगी, तब जाकर ZnOH होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह पर, जिंक की जगह पर अगर मैंने आप कोई और मेटल लाइक आयरन ले लिया, तो आयरन के साथ में हम लोग ये चीज देखते हैं कि अगर आपने वाटर डाला नॉर्मल, आपने यहां पर हॉट कंडीशन भी दे दी तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने आयरन जो लिया वो रेड हॉट कंडीशन में ले लिया, किस कंडीशन में ले लिया? रेड हॉट, और आपने जो वाटर डाला वो स्टीम पास कर दी, तो आप देखोगे कि ऐसी कंडीशन के अंदर कंपाउंड बनता है, कंपाउंड Fe2O3 प्लस वाटर बनता है। Fe2O3 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ FeO, मतलब Fe3O4 ऊपर लिख देता हूं, Fe3O4 बनता है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ Fe2O3 एंड FeO। तो यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों आती है। वैसे अगर लॉजिकली देखें तो आनी तो +2 थी, लेकिन एक चीज हमने यहां पर और पकड़ी, देयर इज अ चेंज, देयर इज समथिंग विच इज न्यू। यहां पर कुछ एक नई चीज हमारे को देखने को मिली, और वो क्या कि बाकी सब जगह पर एग्जाम्पल जो बन रहे थे वो हाइड्रोक्साइड बन रहे थे। देखो यहां पर भी हाइड्रोक्साइड बना, यहां पर भी हाइड्रोक्साइड बना, यहां पर भी हाइड्रोक्साइड बना, लेकिन यहां नीचे ऑक्साइड बना। तो आखिर वाई, ये ऐसा क्यों हुआ? तो वो सब मैं आपको भी एक एक करके जस्टिफाई करता हूं। ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो गई, जबकि ऊपर वाले रिएक्शन लेसर टेम्परेचर पे। तो हमने क्या देखा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर चेंज करने से प्रोडक्ट बदलता है। हमने ये रिएक्शन पहले भी पढ़ रखी है, मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूं उसके। मैंने इसका मैकेनिज्म बताता हूं, सो कॉल्ड मैकेनिज्म। क्या था इसका मैकेनिज्म, याद करो। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैकेनिज्म जस्टिफाई करने के लिए। वी हैव सोडियम सॉलिड, हमने उसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराई और हमें मिला NaOH और हाइड्रोजन।
इसका अपन मैकेनिज्म देखते हैं कि क्या मैकेनिज्म है। यहाँ पर मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास आता है, सबसे पहले सोडियम सॉलिड है, वो पोलर मीडियम, कौन है पोलर मीडियम? पानी, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा Na+, या पहले तो आप इसको, इसके भी पहले वाला एक स्टेप लिखते हैं, बॉन्ड नेबर साइकिल जब आपको लिखनी होती है कि सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बनाते हैं। फिर सेकेंड स्टेप जो होता है उसके अंदर आप सोडियम गैस से सोडियम पॉजिटिव गैस और इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। अब इन दोनों के अलग अलग फेट हैं, ये पानी के साथ जुड़ के और NaOH लिख दें यहाँ अपन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं Na+ एक्वस, दोनों ही बातें हम लोग लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो पानी से H के ऊपर अटैक करेगा, अगर इसने पानी के H पे अटैक करा तो बताइए आप प्रोडक्ट क्या बना देंगे? आप जो प्रोडक्ट बना देंगे वो बना देंगे नेसेंट H और बाहर निकल जाएगा OH- एक्वस। तो आप चाहें तो यहां पर Na+ एक्वस लिखा है और यहां पर आपके पास में, यहां तो Na+ एक्वस लिखा है और इस जगह पर आपके पास में OH- एक्वस लिखा है। इन दोनों को आप कंबाइन करके NaOH लिख सकते हो। वैसे ये भी आप जानते हो कि अगर यहाँ पर NaOH एक्वस है तो ये ऑटोमेटिक ही Na+ एक्वस और OH- एक्वस लिखा जाता है, बिकॉज इट दिस इज वाटर सॉल्युबल। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में जो एनर्जीज रिस्पॉन्सिबल है वो कौन कौन सी? क्या यहाँ पर आ गया ΔH सब्लिमेशन, यहाँ पर हमारे पास आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पर आ गया कुछ रिडॉक्स एनर्जी, और यहाँ पर आ गया कोई हाइड्रेशन एनर्जी वाला पार्ट। तो अगर मैं ΔH नेट की बात करूं तो ΔH नेट इंक्लूड्स ΔH सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन प्लस कुछ रिडॉक्स एनर्जी होगी, जो रिडॉक्स एनर्जी के लिए कोई नाम नहीं है इसलिए मैं इसका जनरल नाम दे रहा हूं रिडॉक्स एनर्जी, प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। ये सारी एनर्जीज मिलके इस बात, ये सारी एनर्जीज मिलकर इस बात को जस्टिफाई करेगी कि यहाँ पर कौन ज्यादा रिएक्टिव और कौन कम रिएक्टिव। ये सारी एनर्जीज मिलकर इस बात को जस्टिफाई करेगी कि कौन ज्यादा रिएक्टिव और कौन कम रिएक्टिव। अभी फिलहाल हमारे पास में सिर्फ ये एनर्जीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब रिएक्ट करती हैं। अब आगे आप लोगों को मैंने फर्स्ट डे और सेकेंड डे की रिएक्शन का ऑर्डर बता दिया था विद वाटर, लेकिन अगर अपन जनरली सभी मेटल का आंसर देखना चाहें तो वी हैव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे हमें आंसर करना होता है रिएक्शन विथ वाटर। तो अब वो रिएक्शन विथ वाटर के लिए मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रहा हूं आप लोगों के सामने। जरा बोर्ड पर आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें। स्टार्टिंग जो हम कर रहे हैं वो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे है, ये वाटर के साथ रिएक्टिविटी नहीं है। मैं यहां पर अभी एक नोट पॉइंट डाल दूंगा और उस नोट पॉइंट में इस बात को जस्टिफाई कर दूंगा। मैंने यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक सीरीज लिख दी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सीरीज में वी हैव लिथियम, सीजियम, देन वी कैन हैव पोटेशियम, वी कैन हैव सोडियम, फिर हमारे पास आता है मैग्नीशियम, फिर हमारे पास आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है मन जन कर फिर सुनेंगे प्रभु, मंजन कर फिर सुनेंगे प्रभु, फिर आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हमारे पास आता है Cu, Hg, Ag, AuPt, ये सब लोग आ जाते हैं। अगर मैं इन सभी की रिएक्शन, मैं इन सभी की अगर रिएक्शन कराना चाहूं किसके साथ में, पानी के साथ में, तो मैं क्या देखता हूं वो समझने की कोशिश करना। ये सभी के सभी यहां से लेकर और यहां तक के लोग पानी के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद वाले पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, इन सभी को भी एक दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं, सो दैट कि हमें कंफर्म क्लियर हो जाए कि क्यों रिएक्शन हो रही है और क्यों रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक के लोगों को, ये हैं जिसको अपन कहते हैं मोस्ट एक्टिव मेटल्स, मोस्ट एक्टिव मेटल्स, और इसीलिए
ये कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये वर्ड रिड्यूसिंग एजेंट जस्टिफाइड है या नहीं? जो इलेक्ट्रॉन देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहां से लेकर यहां तक के जो लोग हैं ये कहलाते हैं मॉडरेट एक्टिव मेटल्स। ये कहलाते हैं मॉडरेट एक्टिव मेटल्स, और ये हैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये कौन है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो नीचे वाले हैं ये कहलाते हैं दैट इज लीस्ट एक्टिव मेटल्स। ये लीस्ट एक्टिव मेटल्स हैं, और ये जो लीस्ट एक्टिव मेटल्स हैं ये क्या कहलाते हैं? नाम बताओ इनको। इनको कहेंगे वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स कहेंगे। ठीक है, क्या मेरी आवाज आ रही है? बीच बीच में हाँ भरते रहा करो, मालूम पड़े कनेक्शन ही गायब हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर अपन ने यहां पर देखा तो क्या कर सकते हैं इसमें? हमने क्या कहा या क्या समझने की कोशिश करी कि यहां से लेकर और यहां से तक के जो लोग हैं इनमें से कोई भी एक मेटल सॉलिड ले लो विच कैन बिलोंग टू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैटेगरी और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कैटेगरी। इनकी जब हम रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे, कोई पर्टिकुलर कंडीशन, टेम्परेचर की कंडीशन देनी पड़ेगी, और जब आप टेम्परेचर की कंडीशन दोगे तो अगर टेम्परेचर हाई है तो ऑक्साइड बनेंगे, और अगर टेम्परेचर लो है तो हाइड्रोक्साइड बनेंगे। तो हमें यहां पर क्या देखने को मिलेंगे? मेटल के हाइड्रोक्साइड और मेटल के ऑक्साइड देखने को मिलेंगे, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। बोलो यहां तक की बात सभी बच्चों को मेरी, आपको सभी को समझ में आ गई या नहीं आ गई? कोई सवाल हो तो प्लीज जल्दी से पूछिए। यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लगता है, और वो क्या लगता है? जैसे कि एल्यूमिनियम हुआ, क्रोमियम हुआ, टिन हुआ, लेड हुआ, ये सब होते हैं, एटसेट्रा भी लिख सकते हैं, बिकम पैसिव। बिकम पैसिव, बिकम पैसिव। पैसिव का मतलब इनएक्टिव। हमें ऐसा लगेगा रिएक्शन ही नहीं कर रहे। बिकम पैसिव, जैसे कछुआ होता है ना, कछुए को छूते हैं तो वो अपने सारे पांव अंदर ले लेता है और गायब कर लेता है अपने पांव, और हमें लगता है कहीं मरवर तो नहीं गया, जबकि वो छुप जाता है, अपने आप को हाइड कर लेता है। अभी इसमें भी ऐसी चीज सिखाता हूं। ये एल्यूमिनियम, क्रोमियम, SnPb एटसेट्रा बिकम पैसिव, दैट इज इनएक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इवन हॉट वाटर। वो कैसे? आपको याद है अपन एक वर्ड बोलते हैं, अपने एल्यूमिनियम के बर्तन में पानी गर्म करा। अगर हमने एल्यूमिनियम के बर्तन में पानी गर्म करा, इस वर्ड का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है? अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन में पानी गर्म करते हो तो एल्यूमिनियम भी है, पानी भी है, और गर्म कर रहे हो, बाकायदा बॉईल कर रहे हो, तो क्या एल्यूमिनियम रिएक्शन नहीं करेगा? नहीं, एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है, लेकिन वो रिएक्शन सिर्फ सरफेस पर होती है। मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक ब्लॉक है एल्यूमिनियम का, और हमने जब इसकी पानी के साथ रिएक्शन कराई तो इसने पानी के साथ रिएक्शन करी, लेकिन इसके चारों तरफ इसने रिएक्शन कर ली, और जो रिएक्शन करके इसने अपने AlOH होल थ्राइस या फिर Al2O3 की लेयर बना ली। ये जो लेयर है ये सॉल्युबल नहीं है, ये इनसॉल्युबल लेयर है, तो इसीलिए हम इसको प्रोटेक्टिव लेयर बोलेंगे। क्या वर्ड बोलेंगे? प्रोटेक्टिव लेयर। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये प्रोटेक्टिव लेयर और पानी को और अंदर नहीं जाने देगी, वो सिर्फ बाहर है। आप खुद देख सकते हैं जब एल्यूमिनियम के बर्तन में आप पानी रखते हैं तो वो थोड़ा चिकना चिकना सा होता है, बिकॉज ये जिलेटेनियस वाइट PPT होता है, तो चिकना चिकना सा लगता है। आप उसको रगड़ के और साफ करते हो, एल्यूमिनियम एक्सपोज हो जाता है, वो और पानी से रिएक्शन करेगा। बट सोचो कि आप जो करा रहे हो वो कितने मिलियंस और कितने मोल्स ऑफ कंपाउंड है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि रगड़ रगड़ के पूरा एल्यूमिनियम खत्म कर दोगे। बट कहने का मतलब ये है कि वो रिएक्शन कर रहे हैं, पर वो हमारी नजर से हम देख नहीं पा रहे। ठीक है, आगे की बात आती है कि अगर मैंने इनमें से कोई भी मेटल ले लिया, मेटल सॉलिड, और उसकी पानी के साथ रिएक्शन कराई,
ये किस कैटेगरी का मेंबर है? दैट इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट कैटेगरी का मेंबर है। तो आपको मुझे बताना है कि क्या ये रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, और मैं चलो बता ही देता हूँ, नो रिएक्शन। क्या आप ये बता सकते हो कि यहाँ रिएक्शन क्यों नहीं होगी? कोई बच्चा ये बात को एक्सप्लेन कर पाएगा कि ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी? देख अंगद, मतलब आईआईटी का एग्जाम अगर देने जा रहा है तो यू मस्ट बी सो श्योर कि आप जो बोल रहे हो उस वर्ड्स के अंदर एकदम ग्रेविटी हो, उस बात में एकदम एक क्लैरिटी हो। एकदम हवा में जवाब नहीं देने, बिकॉज यू आर नॉट अमंग दैट स्टूडेंट। इसके मैकेनिज्म पे जरा ध्यान देते हैं। क्या इसके मैकेनिज्म को अगर अपन देखें तो यहां पर हो क्या रहा है, केवल इस स्टेप को ध्यान से देखो। ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप हमने यहां पर लिखा है, इस स्टेप के अंदर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं नीचे एक एग्जाम्पल लिखता हूं या यहीं लिख लेता हूं ना, क्या दिक्कत है? ओके, यहां लिखता हूं। यहां मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल है कॉपर प्लस एच प्लस गिव्स कॉपर प्लस प्लस एच। ये हो क्या रहा है कि कॉपर से हम कॉपर प्लस बना रहे हैं और ये पीछे आ रहा है एच से एच प्लस। बताओ रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से कॉपर प्लस बनना और एच से एच प्लस बनना ज्यादा फिजिबल रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको नजर आ रही है, ज्यादा फिजिबल रिएक्शन कौन सी है? तो आप ये कह सकते हैं क्या कि कॉपर कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन H को देके उसको रिड्यूस नहीं कर सकता? यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये रिएक्शन हो सकती है, लेकिन इसकी फिजिबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए ओवरऑल रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाती है, बैकवर्ड जाती है। अब यहां पानी का मतलब कौन है? पानी का तो H प्लस ही तो रिएक्शन कर रहा है मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ में, तो ये रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होगी, नो रिएक्शन। चाहे आप कोई भी कंडीशन दे दो, चाहे आप कोई भी कंडीशन यहां पर लिख दो, कोई भी कंडीशन आपने दे दी, दिस रिएक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल। बोलो, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई या नहीं हो गई? परफेक्ट, कोई डाउट इसके अंदर? ये पूरी चीज क्लियर हो गई। तो हमने यहां पर हेडिंग जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने पहली हेडिंग पढ़ी रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। हमने जनरल एग्जांपल पढ़े, फिर हमने उसका मैकेनिज्म पढ़ा, फिर हमने देखा कि सब जब सारे मेटल पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं और कैसे बनते हैं। नीचे वाले एलिमेंट रिएक्शन नहीं करते हैं। अब यहां पर एक बात जो जस्टिफाइड करना चाह रहा हूं, मैं वही करना चाह रहा हूं, दिस इज नॉट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ वाटर। ये वाटर के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर नहीं है। यही चीज मैं नोट में लिखना चाह रहा था कि बिलो इज नॉट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ metals with water. It's just a simple इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और रिएक्ट, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज वर्ड नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि आप रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब ही रिएक्टिविटी मान लेते हो, बट दिस इज नॉट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ वाटर। तो सर फिर ये क्या है? ये तो मैं सिर्फ कैटेगरी बता रहा हूं कि ये कैटेगरी वाले क्या कर रहे हैं, ये कैटेगरी वाले क्या कर रहे हैं और नीचे वाली कैटेगरी वाले क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ कैटेगराइजेशन के हिसाब से रिएक्शन है, इट इज नॉट द रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर, इट इज नॉट द रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या ये पूरी क्लियर हो गई सिचुएशन या नहीं हो गई? कोई ऐसी चीज जो आपके समझ में नहीं आई हो, मैं समझा दूं आपको, बोलिए मेरा बेटा।
देख मेरी बात समझ, ये बात मैंने ना क्योंकि आपको एस ब्लॉक में पढ़ा दी। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि किसी ना किसी सेल के लिए डिफाइंड होता है। वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो इलेक्ट्रॉन निकालता है और हाइड्रेशन एनर्जी की बेसिस पे देखते हैं। जबकि याद करो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की रिएक्टिविटी का ऑर्डर विद वाटर में लिथियम पीछे था ना कि आगे था, जबकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर लिथियम सबसे आगे था। फिर तो ये अब मैं यहाँ के लिए क्या बाकी सब मेटल्स के लिए भी तो कहूंगा कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होगा वो अपन अलग तरीके से देखेंगे, दूसरे फैक्टर देखेंगे, वो हमको देखना ही नहीं होता इनफैक्ट कभी भी। पर ये जो चीज है, अब आप यहाँ तो पढ़ लोगे लिथियम, ऊपर ऊपर लिथियम लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर लिथियम लिखा हुआ है, आप इस लिथियम को फिर आप बोलोगे तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर नहीं है। फिर वही बात आ गई, क्यों डिस्कशन कर रहा है, क्योंकि कितने सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर। इस इलेक्ट्रॉन की रिडॉक्स एनर्जी तो अपन जस्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो भी तो एक पार्ट है। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की सीरीज होती है ना, वो वाली रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें Fe+2 बनाने की वैल्यू अलग होती है, Fe+3 बनाने की वैल्यू अलग होती है। Fe+2 से Fe+3 बनाने की वैल्यू और होती है। जबकि यहां पर सब जगह पर, ये एक बात और मैं बता दूं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही बनेगी। क्या बोला मैंने, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यहां पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही बनेगी, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही बनेगी। क्यों लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी? क्योंकि पानी कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इट इज अ वीक, वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पर बहुत ही घटिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तो सामने वाला चाहता है इसलिए अपना H+ दे रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अदरवाइज पानी इसको कभी ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो ये जो मेटल है, जैसे लेट से आयरन, तो आयरन का +2 बनाना है, क्रोमियम का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बनानी है +3 वाली, Mn की +2 बनानी है, जहां दो दो हैं वहां लोअर बनानी है, हायर नहीं बना सकते आप। ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही बनेगी, ये बात ध्यान रखना। अब आयरन के केस में क्या हुआ, वो आयरन के केस में आप लोगों ने नाटक किया। क्या नाटक करा? हायर टेम्परेचर दिया और स्टीम दी, तो जो आपने टेम्परेचर बढ़ाया उसके कारण उसकी रेट बढ़ गई, उसकी फेट बदल गया, उसकी रिएक्टिविटी बदल गई, इसलिए वो Fe+3 और Fe+2 कॉम्बिनेशन बना, जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखी, यहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना। ये कॉम्बिनेशन क्यों बना? क्योंकि आपने टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा दी। चलूं मैं आगे? अब आता है एग्जाम्पल नंबर 2, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का एग्जाम्पल दे रहा हूं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का एग्जाम्पल देखो, बढ़िया सा एक एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बोला ही था ऊपर रफ के अंदर, कि अगर मेरे पास KMnO4 है और KMnO4 की रिएक्शन अगर मैंने एल्कीन के साथ करवा दी, किसके साथ करा दी? एल्कीन के साथ करवा दी, और वो भी कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में करा दी, तो आप देखोगे कि कोल्ड कंडीशन में तो विसिनल डायऑल, डायऑल का मतलब अल्कोहल बन जाता है, जबकि हॉट कंडीशन में आपको एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो यहां पर आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, Cl2। Cl2 के साथ मैंने KOH की रिएक्शन कराई। मैं ये देखता हूं कि जब कंडीशन कोल्ड होती है, जब कंडीशन कोल्ड होती है तो हमें देखने को मिलता है KCl प्लस KOCl प्लस वाटर। लेकिन जब हॉट कंडीशन होती है तो हमें देखने को मिलता है KCl प्लस KClO3 प्लस वाटर। दोनों में डिफरेंस क्या है चेक कराता हूं। यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है इनिशियली, प्रोडक्ट साइड में -1 आ गई है और +1 आ गई है, जबकि नीचे वाले केस में -1 और +5 आ गई है। ये दोनों ही रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कोई भी बच्चा ये पूछने की सोचना भी मत, सर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, मैंने फिजिकल वाली क्लास में पढ़ा दिया है आपको।
ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन कोल्ड कंडीशन में डिसप्रपोर्शनेशन कम हो रहा है -1 +1, जबकि हॉट कंडीशन में डिसप्रपोर्शनेशन ज्यादा हो रहा है -1 एंड +5। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के, जो छोटे छोटे से कुछ एग्जाम्पल्स मेरे को दिमाग में आते जा रहे थे, मैं आपको बढ़ाता जा रहा था। बोलो, क्या यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? तीसरी चीज जो हमारे पास हेडिंग आती है, वो थर्ड चीज आती है, उसका नाम है इफेक्ट ऑफ पीएच। इफेक्ट ऑफ पीएच ऑफ मीडियम, मीडियम का जो पीएच है, उस पीएच की अगर वैल्यू बदलती है तो क्या बदल रहा है? चेंज ऑफ पीएच results in change of H plus concentration or OH minus concentration in the medium, which may influence the electrode potential which may change the electrode potential। कैसे? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेटल की रिएक्शन अपन ने पानी के साथ करवाई, या अपन अभी आगे जाके जैसे KMnO4 K2Cr2 7 की रिएक्शंस देखने जा रहे हैं, तो उन रिएक्शन में जब अपन H+ या OH- इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस सोल्यूशन में कितने कैटायंस या कितने एनायंस हो जाते हैं। मान लो अगर उसमें कैटायंस हो जाते हैं और ऑलरेडी वहां पे कैटायन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कैटायन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कॉमन आयन इफेक्ट होगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड जा सकती है। लेकिन अगर रिएक्शन में एनायंस हुए और हमने कैटायन डाले, तो वो उसके साथ कंबाइन करके और रिएक्शन फॉरवर्ड जा सकती है। दूसरी चीज कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जब भी कोई रिएक्शन होती है, तो जैसे अपन मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है कैथोड और एनोड। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वैसे कोई पोटेंशियल डिफरेंस उस सोल्यूशन में क्रिएट हो जाता है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। अब मान लो H+ और OH- में से अपन ने जो भी चीज को वहां पे डाला या चेंज किया, दैट में चेंज, वो क्या चेंज कर देगा? उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज कर देगा। और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी, तो रेट और फेट में चेंज आ सकता है। अभी आप देख सकते हैं कई सारे एग्जांपल हैं, एंड दिस में change the rate or fate of the redox reaction। redox reaction का रेट और फेट इसमें चेंज हो जाता है। अब ये जो चेंज हो रहा है वो तो ठीक है, पर इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। पहला एग्जाम्पल, KMnO4 is a strong oxidizing agent in all the three mediums, that is all the three mediums, आगे लिखता हूं, but the rate of reaction, but the rate or the strength of oxidation follows the following order। कुछ ऑर्डर फॉलो करते हैं। कैसे? अगर हम देखें तो एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये KMnO4। उसके बाद में न्यूट्रल और लेस बेसिक मीडियम में होता है, और उसके बाद में हाईली बेसिक मीडियम होता है। तो क्या मीडियम की जैसे जैसे अगर अपन बोल रहे हैं पीएच की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, मीडियम एसिडिक से बेसिक होता जा रहा है, तो हम कह सकते हैं
स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ KMnO4 वो डिक्रीज होती जा रही है। ये एक एग्जाम्पल है, मतलब दिस इज अ एग्जाम्पल विच जस्टिफाई द चेंज ऑफ pH changes the rate and the fate of the reaction. बोलो, क्लियर हो गई? ठीक है, यहां पर अगर अपन छोटा सा एग्जाम्पल ले लें तो मेरे पास आता है KMnO4 एक्वस। इसकी रिएक्शन मैंने कराई है XYZ। ये कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मुझे इसकी रिएक्शन किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करानी है। कोई रिड्यूस ही ना हो सके और उसके साथ मैं KMnO4 डाल दूं तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा ना। KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन फ्रंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं इसकी रिएक्शन तीनों चीजों के साथ करवा दूं, जैसे कि तीनों मीडियम्स के अंदर सिखा दूं, तो मैं तीनों मीडियम यहां पर लिख के दिखाता हूं। मैंने यहां पर पहला मीडियम लिया है, उसको मैंने बोला हाईली बेसिक। हाईली बेसिक, इसमें pH की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 11। pH की वैल्यू कितनी है? ग्रेटर देन 11। दूसरा जो मैंने लिया है वो एसिडिक मीडियम लिया है, pH की वैल्यू लेस देन 7। और तीसरा मैंने न्यूट्रल या लेस बेसिक मीडियम लिया है। इसको एनसीईआरटी ने एक वर्ड दिया है, फेंटली बेसिक, लेस बेसिक मीडियम। ठीक है, अब अगर अपन यहां पर देखें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये Mn जो है +7 में है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू MnO4 2 माइनस, converted into +6 oxidation state. In second case, it gets converted into Mn+2 aqueous +2 oxidation state, and in third, it will form MnO2 +4, or we can write it as or MnO2.2H2O, or we can write it as MnOH whole 4. लेकिन these are insoluble, ये सब insoluble होते हैं, चाहे आप उसको वैसे लिखो, चाहे वैसे लिखो, चाहे वैसे लिखो। प्लस सर XYZ का क्या होगा? क्या होगा पता नहीं, XYZ अपनी +N ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, कुल मिलाकर वो ऑक्सीडाइज हो गया। पर Mn का क्या हश्र हुआ वो इंपॉर्टेंट है। कलर की अगर अपन बात करेंगे तो KMnO4 डार्क पिंक या पर्पल कलर का होता है, पर्पल सोल्यूशन पानी में सॉल्युबल होता है। MnO4 2 माइनस जो बनता है ये भी वाटर सॉल्युबल है, इसका कलर होता है ग्रीन सोल्यूशन। ये कैसा होता है? ग्रीन कलर का एक सोल्यूशन होता है। Mn2+ या तो कलरलेस बोला जाता है या लाइट पिंक बोला जाता है, जिसका कोई बहुत मतलब ऑब्जर्वेशन पता है कब आता है? जब नीचे व्हाइट बैकग्राउंड रखते हैं ना तो उसका ऑब्जर्वेशन दिखता है, लाइट पिंक कलर कहते हैं। कलर भी बाकायदा इन सबके पढ़ाऊंगा क्यों क्या कैसे। और ये होता है ब्राउन पीपीटी। ये कैसा होता है? ब्राउन पीपीटी। अब आपको मैंने यही रिएक्शन याद करो फिजिकल में जब अपन एन फैक्टर पढ़ रहे थे तब पढ़ाई थी, याद आया? आप में से कौन सा बच्चा एन फैक्टर निकाल के दिखा सकता है? कोई निकाल के दिखा सकता है इसका एन फैक्टर? एन फैक्टर क्या आएगा? अगर अपन इनका एन फैक्टर निकालेंगे तो यहां एन फैक्टर की वैल्यू 1 आएगी, यहां पर एन फैक्टर की वैल्यू 5 आएगी और यहां पर एन फैक्टर की वैल्यू 3 आएगी। क्या बोलो, ये सारी बातें सभी के आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? 153 हमने इसको याद कर रखा है, बैन 153। तो अब आप देख सकते हैं कि पीएच के चेंज होने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बदल गई। क्या बोलो, मेरी बात नहीं, फेट तो चेंज हो ही रहा है, रेट भी चेंज होगी, ध्यान रखना। जैसे आयरन है, Fe+2 से Fe+3 में ही जाएगा, वो तीनों मीडियम में डाल लो तो उस समय उसकी रेट ज्यादा बता देंगे ना। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है?
अरे क्लियर है क्या? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। नहीं, नहीं, क्लियर है क्या? सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारे पास आता है वो आता है K2Cr27। K2Cr2O7 is a strong oxidizing agent but only in acidic medium। केवल और केवल कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही नहीं है। हमने अभी जैसा ऊपर लिखा था KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल द थ्री मीडियम्स, ये तीनों मीडियम्स में था, जबकि यहां पर ये इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन, आवाज ही नहीं आई, कौन सा मीडियम? ठीक है, अब इसको अपन रिएक्शन को लिखकर देखते हैं। मेरे पास आता है K2Cr2O7। K2Cr2O7 is water soluble compound is reacting with XYZ in थ्री मीडियम्स। हम इनको तीन मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं। हमने इसके ऊपर डाला बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम का हाईली बेसिक या लेस बेसिक की बात ही नहीं है, तो सिंपल पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 की बात हो रही है। सेकेंड हमने जो लिया वो लिया एसिडिक मीडियम, दैट इज पीएच की वैल्यू लेस देन 7 की बात हो रही है। और तीसरा हमने लिया दैट इज न्यूट्रल मीडियम और पीएच की वैल्यू इक्वल टू 7 की बात हो रही है। जब ये रिएक्शन होगी तो K2Cr27 क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। और ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये XYZ को ऑक्सीडाइज करेगा। XYZ एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और हम जो प्रोडक्ट की तरफ देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, यहां बनता है CrO4 2 नेगेटिव एक्वस, यहां बनता है Cr+3 एक्वस और यहां बनता है CrO4 2 नेगेटिव एक्वस। इस जगह पर केवल और केवल इस जगह पर XYZ ऑक्सीडाइज हो रहा है। इट इज द ओनली रिडॉक्स रिएक्शन, यही एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन है, बाकी की दोनों रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। देख सकते हैं कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर भी +6, यहां पर भी +6, यहां पर भी +6। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज ही नहीं आया तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो सर ये रिएक्शन हुई कैसे? अरे कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। ये एक डाइमर है, ध्यान से देखो, ये एक डाइमर है और पानी ने या बेस ने इसको हाइड्रोलाइज करके मोनोमर बना दिया। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो ये एक मोनोमर है और पानी या बेस ने इसको अटैक करके इसको टुकड़ों में तोड़ दिया। मैकेनिज्म है बाकायदा, सीखेंगे जिस दिन सीखना होगा। केवल और केवल ऑक्सीडाइज यहां पर हुआ है जो मुझे आपको समझाना है। ओ माइनस दोनों जगह O माइनस है। नहीं नहीं, 11 तो होता ही नहीं है। 11 तो सिर्फ उसके केस के लिए स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। वो भी क्यों है वो बताता हूं। वहां पर क्या होता है कि नोट पॉइंट समझाता हूं। ये जो K2MnO4 होता है या MnO4 2 माइनस जिसको अपन कहते हैं, ये अगर हम pH की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 11 कर दें, बल्कि इक्वल यहां पर आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 11 पर तो ऐसा होता है इक्वल ऑफ 11 के टर्म्स में। लेकिन जैसे लेस देन 11 करते हैं वो कब होता है? या तो आप एसिडिफिकेशन करते हो या तो एसिड इसमें डाल देते हो, इवन आप डाइल्यूशन कर देते हो, पानी का ही सारा डाल देते हो, तो भी पीएच की वैल्यू नीचे आने लगती है। ऐसी कंडीशन में ये कन्वर्ट हो जाता है MnO4 माइनस प्लस MnO2 में। अब आप देख सकते हैं हुआ क्या कि क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 थी? क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेट होके ऑक्सीडेशन स्टेट कितने में आ गया? +7 और +4। इस रिएक्शन को आप कहते हो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन।
तो ये pH की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 100 पर इक्वल टू 11 के ऊपर तो स्टे करता है, लेकिन जैसे ही pH की वैल्यू 11 से नीचे आती है ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। ठीक है, तो वो तो 11 को एक वैल्यू है हर एक चीज की। जाए अपन ने डबल टाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ी है, डबल टाइट्रेशन रिएक्शन में क्या था, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन में क्या वहां पर हमने क्या जो वो थे दो इंडिकेटर से मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन, क्या इन दोनों की एक पीएच की वैल्यू पड़ी थी? तो हर एक कंपाउंड की अपनी कोई ना कोई एक वैल्यूज होती हैं, तो वैसे वो वैल्यूज यहां पर आ रही हैं, दिक्कत कहां आ रही है? ठीक है, चौथी चीज पे चलते हैं, और चौथी चीज हमारे पास आती है और वो आती है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये अपनी जो आज की क्लास है ये अपन को काफी फायदा देगी। वैसे देखा जाए तो ये तो क्या है कि बिल्कुल कोर जब अपन सॉल्ट एनालिसिस और ब्लॉक केमिस्ट्रीज पढ़ते हैं उसके लिए एक टॉपिक हम लोग पढ़ाते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए ये टॉपिक को पहले पढ़ाया जाता है। मतलब ये टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। लेकिन मैंने आपको ये चीज इसलिए पढ़ाई बिकॉज हमारे पास आज एक ऐसी टाइम था, एक ऐसा वक्त था जिसके अंदर हम उसको पढ़ सकते हैं। प्लस एक और बहुत अच्छी चीज थी कि ये हमारे अभी हाइड्रोजन चैप्टर में कई सारा चीजें यूज भी हो जाएंगी, तो इसलिए इन चीजों को अच्छे से देखिए। अब यहां पर हो क्या रहा है, मैं टोटल 4 रिएक्शंस यहां पर लिख रहा हूं, और इन 4 रिएक्शंस की अगर अपन बात करेंगे तो ये 4 रिएक्शंस क्या क्या हैं। जनरली कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, वो क्लियर है, क्योंकि ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, या फिर कह सकते हैं कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ जाएगा जनरल। लेकिन अपन जो लिखने जा रहे हैं उस बात से आपको जनरल वर्ड को और स्पेसिफिकेशन मिलेगा। क्या चीज देखो, मैंने एक रिएक्शन लिखी जिंक सॉलिड, उसकी रिएक्शन मैंने कराई डाइल्यूट HCl के साथ में, और जो प्रोडक्ट हमें देखने को मिला वो देखने को मिला ZnCl2 सॉल्युबल प्लस H2 गैस। दूसरी रिएक्शन मैंने कराई जिंक सॉलिड प्लस कंसंट्रेटेड HCl से हमें देखने को मिला ZnCl2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। तीसरी रिएक्शन मैंने कराई जिंक सॉलिड प्लस डाइल्यूट H2SO4 गिव्स ZnSO4 एक्वस, वाटर सॉल्युबल होता है ये, प्लस H2। चौथी रिएक्शन मैंने कराई जिंक सॉलिड प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स, क्या बनाता है, ये बनाता है ZnSO4 एक्वस प्लस SO2। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 रिएक्शन लिखी, चारों रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन चौथी रिएक्शन में कुछ फेट बदल गया, कुछ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बदल गया। अब अगर ये जो प्रोडक्ट बदल गया, मुझे तो इस प्रोडक्ट को जस्टिफाई करना है कि ये कैसे बदला, ये जो SO2 आया ये SO2 कैसे आया। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर? तो मैं वो समझाने की कोशिश करता हूं, आप सभी बच्चों को ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए पहले चेंज देखते हैं कि चेंज क्या है।
देखो चेंज क्या हो रहा है, यहां जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई, H की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहां पर H की 0 आ गई, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां -1 है और यहां पर भी -1 है, मतलब नो चेंज। यहां जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, H की +1 है, Cl की -1 है, जिंक की +2 आ गई, क्लोरीन की सेम रही, हाइड्रोजन की 0 आ गई। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, H की +1 है, सल्फर की +6 है, प्रोडक्ट साइड में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई, सल्फर की +6 ही रही, हाइड्रोजन की 0 आ गई। अगले एग्जांपल्स में जिंक के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, H की +1 है, H की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी, पानी साथ में बनेगा, वो सब जगह बनेगा, मैं यहाँ स्पेशली लिख रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आया। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो गई है +4। आपको लगेगा सर +6 तो +6 के हमारे यूज नहीं है, वो तो सॉल्ट बन रहा है इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूं। जो चेंज है उसको अपन देखते हैं। देखा जाए तो जिंक चारों ही कंडीशन में ऑक्सीडाइज हुआ है, जिंक चारों ही कंडीशन में ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कि जो हमने डाला है क्या हम उसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का खिताब दे सकते हैं कि ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पर जल्दी से आप में से मुझे कौन बता रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाए? तो जरा मुझे बताइए पहले वाले HCl में H+ और Cl- में से ऑक्सीडाइजिंग करने का जिम्मा किसने उठाया? ऑक्सीडाइज करने का जिम्मा किसने उठाया? H+ ने, H+ ने उठाया जिम्मा। सेकंड वाले में ऑक्सीडाइज करने का जिम्मा किसने उठाया? थर्ड वाले में ऑक्सीडाइज करने का जिम्मा किसने उठाया? H+। और चौथे वाले में ऑक्सीडाइज करने का जिम्मा किसने उठाया? सल्फेट ने उठाया। अरे हाँ या ना? क्योंकि वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। यस या नो? पक्की बात। इस बेसिस पे मैं आपको, और प्रूव भी हो रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो रहा है। देखो यहां पर हमने H से H+ बना दिया, यहां पर भी H से H+ से H0 बना दिया, H+ से H0 बना दिया, कि सल्फेट से SO2 बना दिया। तो ये रिएक्शन प्रूव भी हो रही है कि जो हम जो कह रहे हैं वो भी क्लियर है। इस बेसिस पर जितने भी एसिड्स जो होते हैं हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो भी दुनिया के एसिड्स होते हैं उनको अपन डिनोट करते हैं Ha से। उन एसिड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जिनको हम कहते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, मैंने एजेंट वर्ड नहीं लिखा है, मैंने एसिड वर्ड लिखा है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। और दूसरा मैंने लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। एक होता है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ये दोनों के दोनों बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं पहले ही ये वाली बात लिख देता हूं कि दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो सिर्फ इसके आगे नॉन क्यों आ रहा है? वो उसकी कह सकते हैं इस कारण से आ रहा है कि जिस तरह की उसकी नेचर है रिएक्शन में, उसके कारण आ रहा है। जैसे अभी अपन नॉन मेटल से रिएक्शन करवाएंगे या अपन मेटल से रिएक्शन कराएंगे नीचे वाले मेटल से, तो उनके कारण ऐसा होता है कि वो उनसे क्योंकि रिएक्शन नहीं करता, उसके कारण उसका नाम नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड पड़ा। जबकि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसे समझा सकता हूं? जरा मेरी तरफ ध्यान से देखना। एसिड के दो हिस्से हैं, एक H है और एक A है। दो हिस्से हैं, एक H है और एक A है। ये दोनों ही सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। जो मैं आपको कह रहा हूं मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिख रहा हूं प्रॉपर्ली। मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, मैं आपको प्रॉपर्ली और अच्छे से दिख रहा हूं। दो हिस्से हैं, एक H है और एक A है, दो हिस्से हैं। क्लियर है? मैं ये कह रहा हूं कि H+ ऑलवेज रेडी है। H+ सामने वाले को ऑलवेज ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि जब वो ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन एनायनिक पार्ट जब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, जब एनायनिक पार्ट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो सकता है, तभी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
अब मैं पहला एग्जांपल लेता हूं HCl। HCl के अंदर H प्लस सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है, हाँ कर सकता है। रिड्यूस हो सकता है, हाँ हो सकता है। Cl माइनस सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो ही नहीं सकता। इसलिए HCl में चाहे डाइल्यूट कंडीशन लो चाहे कंसंट्रेटेड कंडीशन लो, सामने वाले को ऑक्सीडाइज हमेशा H प्लस करेगा, Cl माइनस कभी भी सामने वाले को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। यस या नो? क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलिए। मैं दूसरे एग्जाम्पल पे चलता हूं। अब मेरे पास आता है H2SO4। H2SO4 के दो हिस्से, H प्लस और सल्फेट। याद रखना सल्फेट को सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की पावर बहुत तगड़ी है। ऐसा मान लेते हैं कि H प्लस की पावर कम है और सल्फेट की पावर ज्यादा है। अब यहां पर मैं दो पार्ट्स लेता हूं, एक डाइल्यूट कंडीशन और एक कंसंट्रेटेड कंडीशन। क्या कंसंट्रेटेड कंडीशन में पानी होता है या नहीं होता है? कंसंट्रेटेड कंडीशन में पानी होता है या नहीं होता है? होता है। डाइल्यूट कंडीशन में पानी होता है, हाँ होता है। ज्यादा किस में होता है? डाइल्यूट कंडीशन में। मान लो जब हमने डाइल्यूट H2SO4 काम में लिया, पानी ज्यादा है, क्या बताओ सल्फेट जो है उसका भी हाइड्रेशन होगा और H प्लस का भी हाइड्रेशन होगा, दोनों का हाइड्रेशन होगा। सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज है और H प्लस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा? क्या सल्फेट का हाइड्रेशन ज्यादा होगा? और सल्फेट जिसकी पावर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की ज्यादा थी, क्योंकि उसका हाइड्रेशन हो गया तो उसकी पावर हो गई कम। अब पावर किसकी बच गई सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने के लिए? H प्लस की। इसलिए सामने वाले को H प्लस ऑक्सीडाइज करेगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 की बात करता हूं। कंसंट्रेटेड H2SO4 में सल्फेट भी सामने लेकर ऑक्सीडाइज करेगा, H प्लस भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि पानी कम है तो थोड़ा सा पानी, तो दोनों की अपन ने माना हाइड्रेशन हुआ थोड़ा थोड़ा कम हो गई, मतलब कह सकते हैं औकात कम हो गई। लेकिन सल्फेट अभी भी H प्लस से ज्यादा औकात पर है, इसीलिए सामने वाले को ऑक्सीडाइज कौन करेगा? सल्फेट करेगा। आप एग्जाम्पल बोर्ड पर देख सकते हैं, पहले वाले एग्जाम्पल और दूसरे वाले एग्जाम्पल में Cl की कैपेबिलिटी नहीं थी, औकात ही नहीं थी ऑक्सीडाइज करने की, क्योंकि खुद रिड्यूस नहीं हो सकता था, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज H प्लस ने करा। लेकिन थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल में आप देखिए, थर्ड एग्जाम्पल में पानी ज्यादा था, डाइल्यूट H2SO4 था, तो सल्फेट की पावर ज्यादा थी लेकिन हाइड्रेशन के कारण उसकी पावर कम हो गई, इसलिए सामने वाले को ऑक्सीडाइज किसने करा? H प्लस ने करा। लेकिन चौथी वाली कंडीशन में H प्लस और सल्फेट जब दोनों तैयार थे, पानी कम था, तो सल्फेट की पावर क्योंकि ज्यादा थी, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कौन करेगा? सल्फेट करेगा। इसीलिए सल्फेट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो गया और SO2 बना लिया। क्लियर हुआ? तो वी हैव टू सिचुएशंस। पहली नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड और दूसरी ऑक्सीडाइजिंग एसिड। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड का मतलब यह है जब H प्लस की औकात, पोटेंशियल वर्ड का मतलब होता है औकात, व्हेन H प्लस पोटेंशियल इज ग्रेटर देन एनायोनिक पोटेंशियल। एनायोनिक पोटेंशियल, जब एनायनिक पोटेंशियल से H प्लस पोटेंशियल ज्यादा होता है तो वो क्या कहलाते हैं? बोलो, वो क्या कहलाते हैं? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। लेकिन अगर उल्टा हुआ, अगर उल्टा हुआ कि पोटेंशियल किसकी ज्यादा, एनायोनिक पोटेंशियल अगर ज्यादा हुई किससे? H प्लस पोटेंशियल से, तो वो क्या कहलाएंगे? बताओ जल्दी से मेरा बेटा। वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड कहलाएंगे। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है क्या वो H प्लस है, और जबकि यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कौन है? एनायन है। एनायनिक पार्ट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां पर क्योंकि H प्लस सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, नेसेंट H बनाएगा, इवेंचुअली H2 निकलेगी, तो यहां हम कह सकते हैं H2 गैस विल बी लिबरेटेड या वुड बी लिबरेटेड। रिलीज हो जाएगी। जबकि यहां पर कह सकते हैं H2 गैस विल नॉट बी रिलीज्ड। बोलो, क्या मेरी बात सभी बच्चों को यहां तक समझ में आई या नहीं आई? आते हैं अपन इसी के एग्जाम्पल्स पर। अगर अपन इसके एग्जाम्पल पर आते हैं तो इसका पहला एग्जाम्पल है, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, एच एक्स कुछ भी ले सकते हैं, HCl HBr HI HF कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि सभी की कंडीशन सेम है। और सेकेंड एग्जाम्पल हम यहां ले सकते हैं डाइल्यूट H2SO4।
यहां पहला एग्जाम्पल ले सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखना क्या लिख रहा हूं, कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो चाहे वेरी डाइल्यूट हो, कौन, HNO3 हो। ये HNO3 में दो हिस्से हैं, H प्लस और NO3 माइनस। अब H प्लस समझना, ये H प्लस है और NO3 माइनस है, पानी नहीं है, नाइट्रेट की पावर ऐसे ही ज्यादा है, पानी आ भी गया तो हाइड्रेशन इसी H प्लस का ज्यादा होगा क्योंकि साइज छोटा है और +1 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है, उस पे +1 चार्ज है, तो हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, H प्लस का। तो पहले ही H प्लस की पावर कम थी और कम हो गई, तो नाइट्रेट ही सामने वाले का ऑक्सीडाइज करेगा एनी हाउ। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहां अगर अपन HCl वाले केस में देखें तो HCl वाले केस में क्या हो रहा है मेरा बेटू, ध्यान से देखना। यहां HCl रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान, HCl रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान H2 बना लेगा और Cl माइनस का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वैसे ही डाइल्यूट H2SO4 जो हमारे पास आता है वो रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान H2 गैस निकालेगा और सल्फेट का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जबकि इन दोनों कंडीशन, ये जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस में क्या होगा, जरा बोर्ड पर प्लीज देखें ध्यान से। यहां पर अगर मेरे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 आ जाता है तो ऑलवेज अगर ये रिडॉक्स करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यहां पर SO2 बन जाएगी, क्योंकि अगर वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होकर SO2 बनाएगा और H प्लस का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो अभी तक भी H प्लस ही रहेगा। क्या बोलो, मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? लेकिन कंसंट्रेटेड HNO3 में क्या होगा वो मैं लिख रहा हूं। HNO3 किसी भी कंडीशन में अगर रिडॉक्स करेगा तो यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो यहां पर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग, मैं थोड़ा सा नीचे लिख गया, मेरे पीछे छुप गया, मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ी सी और छोटी कर लेता हूं, आपको दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो लेस देन +5 हो जाएगी। जब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा खुद रिड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि कौन हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास में, स्टार्टिंग करते हैं NO2+4 से, फिर आते हैं NO पर, फिर आते हैं N2O पर और नीचे चले जाते हैं अमोनिया पर। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते जाना जरा। NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी, NO में, NO में, N2O में +1 और अमोनिया में। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कंपाउंड के बनने की, कि कंपाउंड क्या क्या बन सकते हैं। बोलो मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, तो मैंने आज आपको दो तरह के एसिड सिखाए, एक को हमने कहा ऑक्सीडाइजिंग एसिड और एक को हमने कहा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। क्या वो बताओ आप सभी बच्चे को समझ में आ गए या नहीं आ गए? हाँ, बोलो, क्या यहां तक क्लियर हो गया पूरा पार्ट? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए। क्लियर? बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। तो ये जो टॉपिक हमने पढ़ा ये हमारे काफी काम आएगा। हम यहाँ पर जो चीजें पढ़ रहे हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एसिड, अब अपन किसी भी एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन करा सकते हैं, प्रोडक्ट देख सकते हैं कि भैया प्रोडक्ट क्या बनेंगे। क्लियर है क्या? यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब आप देखिए कि वी हैव जस्ट डिस्कस द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सेम रिएक्शन, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन जो वाटर के साथ हुई है वही नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ भी होगी, क्योंकि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में भी H प्लस रिएक्शन कर रहा है, वाटर में भी H प्लस ही रिएक्शन कर रहा था। तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के अंदर अगर अपन अदर एग्जांपल्स पे चलें तो अदर एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास वाटर भी तो एक एग्जांपल है, अदर एग्जांपल में H3PO4 एक एग्जांपल है, एसिटिक एसिड एक एग्जांपल है, CO2 या फिर H2CO3 एक एग्जांपल है। ये सभी क्या है, वीक एसिड्स हैं और इनका एनायोनिक पार्ट बिना किसी काम का, हमारे कोई काम का नहीं है, इसीलिए ये सब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के एग्जांपल्स हैं।
क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई या नहीं हो गई? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, यहां तक बात? कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही हो बताइए। क्लियर है यहां तक? हम्म हम्म। नहीं 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 नहीं, ऐसा 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 नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। पानी तो खूब सारा है, डाइल्यूटेड कंडीशन है, पानी तो बहुत सारा है। अब हो क्या रहा है कि जो वाटर है वो जब हाइड्रेट करेगा तो H प्लस को भी हाइड्रेट करेगा और सल्फेट को भी हाइड्रेट करेगा। सल्फेट पे 2 माइनस का चार्ज है और H पे +1 का चार्ज है। तो अगर अपन हाइड्रेशन एनर्जी की बात करेंगे तो हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा? सल्फेट का होगा। और जिसका हाइड्रेशन हो गया उसकी पावर घट गई ना, ये मैं कहना चाह रहा हूं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट? ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया। ये एक अपन ऐसा मान के चल सकते हैं कि एक जनरल केमिस्ट्री की आज मैंने क्लास ली, आपको ये जनरल केमिस्ट्री आपको मैंने सिखाने की कोशिश करी। एज सच अगर कंसेप्ट देखे जाएं तो हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर में इनको कहीं कहीं काम में लेते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा है। अदरवाइज मतलब इस चैप्टर का अभी मेरे कोई काम नहीं था। अब हम एज पर जो डिस्कशन मेरा हुआ था आपसे अभी, और जो कि मैम से हुआ था डिस्कशन, उसके बेसिस पे अभी वेंसडे और फ्राइडे को मैं आपकी क्लासेस में ऑर्गेनिक करवाऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम लोग इनऑर्गेनिक पे वापस स्विच ओवर कर जाएंगे। ठीक है, तो अपना वक्त भी आज खराब नहीं हुआ, हमने आज बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा, बहुत यूजफुल टॉपिक भी पढ़ लिया और काम भी आएगा। क्योंकि अब मैं आपको इनको छोटा छोटा पढ़ाता रहता, मैंने आज आपको पूरा टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन का पढ़ा दिया। चाहे आप इसको फिजिकल केमिस्ट्री में काम में ले लेना, चाहे आप इसको काम में ले लेना अपने अभी जो इनऑर्गेनिक काम आएगी वहां पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके अच्छा काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले टर्न के ऊपर, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। और मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं रहा इसके अंदर? ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाय बेटा।